रिस्पेक्ट करूँ कैसा
हाँ, आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल अब आ रहा है। पर आपके टास्क जो पीछे है ना वो एकदम मतलब वो क्लियरली नहीं दिख रही। फिर आप नहीं नहीं, वो क्लियर नहीं, ये बताइए, ये क्लियरली दिख रहा है क्या? ये क्लियरली दिख रहा है क्या? हाँ आप ये दिख रहा हाँ है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर जूम में किसी को प्रॉब्लम आ गया तो हम इसको यूट्यूब लिंक दे सकते हैं क्या, शेयर कर सकते हैं क्या? मतलब कैसे? मैं पैरेलल यूट्यूब पे भी हूँ, ओके तो अगर कोई जूम में प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, हाँ 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 वो आप दे दो ना उसमें आप आपका जो यूट्यूब लिंक है। मैं दे दूँ क्या आपको, तेरे को शेयर कर दूँ व्हाट्सएप पे? हाँ पर अभी अभी एक काम करें आपका ये जो हो जाएगा ना जूम पे लेक्चर खत्म हाँ हाँ तो इसमें ना एक चैट सेक्शन है नीचे। हाँ, उसमें शेयर कर देता हूँ। हाँ उसमें आप बाद में अभी आने दो वरना जूम पे कोई नहीं आएगा। सही सही है, सही है, सही है तेरा, हाँ। है ना तो अभी ये रखते हैं और मैं एक मिनट हाँ आज के एमओसी को बोला लेता हूँ। हाँ फॉर्मेट ऐसा रहेगा मतलब जूम। सर मैं कॉल काट देता हूँ इधर जूम पे बात करते हो डबल डबल आवाज आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है, कॉल काट दे। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि एमओसी ना एक ब्रांच के एमओसी होंगे उधर के चेयरमैन होंगे वो सिर्फ 1 मिनट तक आपको वेलकम एड्रेस देंगे फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, क्या नाम है उनका? मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली जिस ब्रांच से कर रहे हैं ना एक्चुअली अहमदाबाद के साथ 8 ब्रांचेस है। हाँ, मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ 18 ब्रांचेस सॉरी 8 नहीं। तो सभी सभी थोड़ी देंगे, कोई एक देगा ना। हाँ हाँ एक ही उसमें से एक मतलब टोटली ऐसे बांटे हुए हैं कि आज का ये आज का ये ऐसा। हाँ हाँ, ठीक है, तो मेरे को नहीं नाम। नहीं एक ही सिर्फ 1 मिनट लेंगे वो लोग फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, एक मिनट मैं सब पूछ लेता हूँ। ओके हेलो पंकज। एक मिनट। पंकज कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ। ओके हाय पंकज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड is your chairman coming here? Please unmute. पंकज अनम्यूट करो। अच्छा अच्छा I'll make you co-host. Okay wait you won't be able to and okay now you can unmute yourself. Pankaj. Yes. Okay what's your chairman's name? Chair Anup Kumar Agarwal, sir. Alok Kumar. Anup, ANOOP. A NOOP. उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। हाँ, उनको इंटीमेशन चला गया, मैंने पर्सनली उनको फोन किया है अभी, जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी उनको बोलो ना। हाँ, हम फोन कर देंगे फिर से, जस्ट अ सेकंड। हाँ यस। सर आपके ना चार्ट्स मैंने मतलब हमने मेल के थ्रू भिजवा दिया है और हम्म आपका जो लिंक है ना वो बस हम्म, ओपन नहीं है वो एक बार आप देख लो ना कर अगर दिया, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। मैं 1 मिनट ट्राई कर लेता हूँ फिर अपन उसमें हाँ, डाल एक सकते बार फिर से ट्राई कर लो। इधर जय मेरे यूट्यूब पे ज्वाइन हो चुके हैं बच्चे, लगभग 100-150 हैं। अच्छा अभी तक। इधर भी अप्रोक्सीमेटली हाँ इधर भी 157 158 लोग आ गए। पंकज आ गए चेयरमैन आपके। Yes, he is on the process of joining. एक मिनट Yes, chairman.
केली का ओपन टू ऑल गूगल ड्राइव लिंक? हाँ सर हो यस गया। सर, हाँ सर हो गया सर। Pankaj, we can start now. यस, अनूप सर इज देयर? Yes, Anup sir is here. I'll make him co-host. Wait. Yes, he's in. अनूप सर, हेलो हेलो अनूप सर। I think he's not audible. Yeah, it's. I think it's now it's audible. Okay Yes, sir, he knows. okay sir. Can we start? Yes. Yes, Yes, sure, Pankaj. yes. Yes. You Yes, can Anup see ji, me now. good morning. Good morning. Good morning. Good morning sir. How are you, sir? बस बढ़िया है। उधर कैसा माहौल है अभी? बस माहौल तो क्या है, सारा वर्ल्ड ही पछता रहा है अभी। हाँ, परेशान तो है। परेशान है सब। So, hello future chartered accountants. I am Pankaj Modi, the secretary of Durgapur branch of ICASA. We all are gathered here to embrace the light of knowledge from very well-known, renowned national faculty, Shia Vishal Bhattar sir. Thank you. So, Vishal sir, warm welcome from all the branches of ICASA and Durgapur. Thank you, Pankaj. Now I call upon CA Anup Kumar Agarwal sir to address our session. Anup sir, over to you. Yeah, thank you, Pankaj. It's Sir, sound. So there's a problem in the sound. yeah. Hello, now it's audible. Yes sir, yes sir. First of all, I would immensely grateful to Vaikasa for giving us an opportunity for by collaborating and making the program a great success. And I would also very grateful to see Vishal Bhattar by giving such a this time for giving such a wonderful session. And as he is renowned, whenever in direct taxation, in direct taxation, the first name comes of C.A. Vishal Bhattar. Thank you. And now, not much more wasting the time, I would like that C.A. Vishal Bhattar to start the session. Thank you, Anup ji. Thank you. Sir, I am the moderator for today. अगर Okay. आपको कुछ दिक्कत होता है आप हाँ. हमको बोलिए, ठीक है सर। हम पूरा सेशन में आपके साथ हम रहेंगे, ठीक है सर। Yes, सुशांत ना? पंकज सर। पंकज। ओके Yes, sir. पंकज। तो स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए सभी? Yes, हाँ sir? सर, सब हाँ, स्टूडेंट्स ज्वाइंड है। हाँ, सब अप्रोक्सीमेटली join कर चुके हैं। 230 लोग हैं अभी यहाँ पे। अच्छा। Okay, 230. तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो बहुत बेटा? आई एम क्लियरली ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जस्ट अ मिनट। So all the participants will be like they are muted and they'll be able to write it in chat, but won't be able to unmute themselves Okay, to avoid the कोई- disturbances. And अगर- at last, Pankaj, as being a moderator, will tell you all the queries and doubts, and we can solve it later, यस as यस per your convenience. ओके।
वेल सो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो, बढ़िया हो, बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा और अपना और अपने फैमिली का पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है? सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट रिवीजन सेशन ऑफ आवर जीएसटी। वैसे जीएसटी तो आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, और इस बार तो आपको टाइम ही मिल गया है, ठीक है? तो दोस्तों, जहाँ तक है ये जीएसटी, आज के सेशन में मैंने तो चार्ट रिवीजन प्लान किया है कि कुछ टॉपिक्स का आपको चार्ट रिवीजन में कंप्लीट कर दूं, लेकिन आज हम जो है 2.5 से 3 घंटा जो ये सेशन लेंगे, और ये सेशन में कुछ टॉपिक्स जो है सप्लाई, उसके बाद में कंपोजिशन स्कीम, आरसीएम, ऐसे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और थोड़ा मैं आपको आगे का भी शेड्यूल बता देता हूँ। जैसे आज ये सेशन में ये टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद आगे के टॉपिक्स अगर आपको मेरे साथ रिवाइज करना है तो आप मुझसे नेक्स्ट सेशन के लिए यूट्यूब से भी कनेक्ट हो सकते हो। हाँ, आप कैसे मुझसे कनेक्ट होगे उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको आगे के सेशन में दूंगा, ठीक है दोस्तों? तो चलिए 11:10 हो चुके हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन करवाना है, एग्जाम भी नजदीक है। और यस बेटा, ये 2-2.5 घंटा जो है मैं पहले पूरा आपको रिवाइज करवा दूंगा, फिर आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस है वो मैं एंटरटेन करूंगा। इन बिटवीन कोई डाउट्स नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। हम डाउट के लिए आखिरी का आधी घंटा रखेंगे, और उस आधी घंटे में मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स मैं यहाँ पे एंटरटेन करूंगा, ठीक है दोस्तों? यस और नो? ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिवीजन सेशन यहाँ पे। यस अगर मैं यहाँ पे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें आप सबको पता है कि हमें सिलेबस में 2 एक्ट रखे हुए हैं। बोलो बेटा, कौन से 2 एक्ट रखे हुए हैं? आप मन में बोलते जाओ, मैं सुन लूंगा आपकी बात। ओके, तो मैं मन की बात जल्दी सुन लेता हूँ। मोदी जी मन की बात करते हैं, मैं सुन लेता हूँ, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहां तक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके अंदर हमें जो है यहाँ पे पढ़ना है सीजीएसटी। ओके, सीजीएसटी, ये एक्ट सीए इंटर लेवल पे डिटेल में रखा हुआ है। जस्ट मिनट बेटा। ये एक्ट सीए इंटर लेवल पे डिटेल में रखा हुआ है। आईजीएसटी इंटर लेवल पे नहीं है, वो एक्ट जो है बेटा फाइनल लेवल पे है, ठीक है? यस, लेकिन इवन दो हमें सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है, पर साथ साथ में कैलकुलेशन करते वक्त आपको एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का कैलकुलेशन साथ में करना है। ओके, क्यों? क्योंकि ये दोनों, वो बोलते हैं ना, भाई ट्विंस ब्रदर, ओके ट्विंस ब्रदर है, अलग नहीं रह सकते। जुड़वा भाई है या जुड़वा भाई बहन है और अलग नहीं रह सकते। इसलिए एक्ट तो हमें सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी दोनों का कैलकुलेशन करना है। वैसे आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में, क्योंकि मैं जो चार्ट लेने वाला हूँ बेटा, पहले मैं चार्ट के बारे में बता दूं। ये जो चार्ट है यहाँ पे, ये चार्ट रिवीजन, ये वॉल चार्ट होता है, जो मैं यहाँ पे दिखेगा कुछ नहीं, आपको वर्ड्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर देख लो आप। ओके, ये वॉल चार्ट होता है। ऐसे 2 चार्ट मैंने यहाँ पे सीए इंटर लेवल पे बनाए हैं, और ये 2 चार्ट्स इंटर लेवल के सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं, मैक्सिमम सभी टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। तो इस 2 चार्ट में पूरा जीएसटी रिवाइज हो जाता है दोस्तों। यस, तो ये 2 चार्ट्स यहाँ पे दिए हैं। मैंने इसका फोटोकॉपी भी शेयर किया हुआ है, और शायद आपको मिल गया होगा। नहीं तो मैं इसका फोटोकॉपी की लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा अभी आपको, तो वो आपको मिल जाएगी, जिसमें दोनों चार्ट है, गूगल ड्राइव लिंक जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा समझा देता हूँ। और 2 चार्ट में पूरा जीएसटी रिवाइज हो सकता है, ये आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। यस, पूरा जीएसटी रिवाइज हो सकता है। जैसे पूरा सप्लाई का स्ट्रक्चर जो है मैंने यहाँ पे लिया है, यानी सप्लाई के हर कंसेप्ट, हर सेक्शन, हर प्रोविजन मैंने इसमें कवर किया है, अलोंग विथ डिस्कशन ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, इसमें मैंने कवर किया हुआ है। दूसरा बेटा, ओके, अगर हमारा
एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन सप्लाई हो जाता है तो एक दूसरा सवाल हो जाता है, और वो है कि भाई सप्लाई तो हो गया एज पर सेक्शन 7 और एक्सेट्रा, लेकिन जहां तक देखा जाए तो वैल्यूएशन कैसे होगा, कि वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी। क्यों? क्योंकि जीएसटी निकालने के लिए वैल्यू और रेट चाहिए। तो वैल्यूएशन किस तरह से निकाला जाएगा, सेक्शन 15 का चार्ट यहाँ बनाया हुआ है। उसके बाद में रेट, रेट दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल रेट और कंपोजिट रेट। अब ये नॉर्मल रेट तो ठीक है, वो तो यहाँ पे आज पूरे इंडिया में पता है, नॉर्मल रेट 5%, 12%, 18%, 28% पूरे इंडिया में पता है। लेकिन साथ साथ में कंपोजिशन स्कीम भी है, कंपोजिट रेट भी लगते हैं, वो 1%, 5% या 6% कंपोजिशन रेट लगते हैं। तो ये कंपोजिशन स्कीम क्या है जीएसटी में, इसके बारे में यहाँ हमारा डिस्कशन है। उसके बाद में बेटा चलो, लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, लेवी क्रिएट हो गई है, उसका वैल्यूएशन कैसा करेंगे वो भी हमारा फिक्स हो गया है, हम सेक्शन 15 से फिक्स करेंगे। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट टैक्स कब कलेक्ट करेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि ट्रांजैक्शन हो गया और गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है। भाई आपने अभी सेल किया, सप्लाई किया, गवर्नमेंट के ऑफिसर आ गए और बोलेंगे अभी के अभी टैक्स चाहिए, नहीं। गवर्नमेंट भी यहाँ अपना टाइम रखती है टैक्स कलेक्ट करने का, यानी लेवी होने के बाद कलेक्शन कब होगा, उसके लिए हमारा स्पेशल चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, स्पेशल चैप्टर है बेटा टाइम ऑफ सप्लाई। और उसके बाद में अगर हम देखें तो भाई टैक्स देगा कौन, या ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई ठीक है, सप्लाई हो गया, वैल्यूएशन हो गया, रेट अप्लाई कर दिए, टाइम फिक्स हो गया कि कौन से मंथ में आपको टैक्स देना है, ड्यू डेट को कब देना है, ये भी हमारा फिक्स हो गया। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि यहाँ पे टैक्स देगा कौन, और गवर्नमेंट को कौन देगा? वो तो इनडायरेक्ट टैक्स है, पास ऑन होता है, ये तो सबको पता है। ओके, ये तो सबको पता है, लेकिन टैक्स देने वाली अथॉरिटी कौन होगी? तो यहाँ पे जीएसटी में कुछ स्पेशल फीचर्स रखे हुए हैं। जैसे नॉर्मली जो सप्लाई करता है वो टैक्स देगा, लेकिन कुछ केसेस में रिवर्स चार्ज है, यानी सप्लायर नहीं देगा, रिसिपिएंट टैक्स देगा। उसके बाद में ईसीयू कंसेप्ट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेटर। गवर्नमेंट को जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट लगा, उन्होंने उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली कि भाई देखो भाई आपकी जिम्मेदारी है कि हमें टैक्स आपको देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर रिवर्स चार्ज की पूरी यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, कुछ दिखने वाला नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है? ये बहुत बड़ा चार्ट है, इसको फिर मैंने ब्रेक करके एक-एक पोर्शन डिटेल में लिया है, वो आपको विजिबल रहेगा, ठीक है? तो ये था, फिर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके, यहाँ पे कि ठीक है, आपका आउटपुट टैक्स निकल गया, वैल्यू निकल गई, रेट निकल गया, वैल्यू इनटू रेट, आपने आउटपुट टैक्स निकाल लिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और आपको कैलकुलेशन पर्पस के लिए आईजीएसटी भी निकालना पड़ेगा। अब ये आईजीएसटी लॉ हमारे एक्ट में नहीं है, पर अगर आपका ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट होता है तो वो सिचुएशन में आईजीएसटी लगता है, तो वो आईजीएसटी भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आपको क्रेडिट कैसे मिलेंगे? ओके, सीजीएसटी के क्रेडिट, एसजीएसटी के क्रेडिट, आईजीएसटी के क्रेडिट, पूरा क्रेडिट मैकेनिज्म। क्रेडिट लेने की कंडीशंस क्या है, कौन से कंडीशंस पे आपको क्रेडिट मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, ब्लॉक क्रेडिट क्या है, अगर आप पहले एग्जाम में हो फिर टैक्सेबल में आ गए तो वो सिचुएशन में क्रेडिट कैसे मिलेंगे। तो ये कंप्लीट डिस्कशन चार्ट 1 में दिया है। यानी अगर आप ये चार्ट 1 देख लेते हो और हमारा अगर इसके ऊपर रिवीजन हो जाए तो एक चार्ट पे मैंने सप्लाई चैप्टर, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई चैप्टर, वैल्यूएशन, कंपोजिशन स्कीम, टाइम ऑफ सप्लाई, उसके बाद में रिवर्स चार्ज एंड इश्यू मैकेनिज्म और आईटीसी, ऐसे 5-6 चैप्टर्स ये पहले चार्ट में कवर किए हैं। और सेकंड चार्ट में फिर हमने एग्जम्पशन, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस और बचे हुए सब टॉपिक जो है वो सेकंड चार्ट में कवर किए हैं। तो बेटा इस तरह से हमारा चार्ट रिवीजन रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये रिवीजन में एक बात आपको समझ लेनी है कि पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ लेवी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी प्रोविजन जो है लेवी की, उसमें आपको 2 से 3 मार्क का आता है। जैसे आपको पता है कि जीएसटी जो है आपके लिए 40 मार्क्स का है, उसमें से 30% यानी अगर लगभग देखा जाए तो 12 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस लिखने के क्या तरीके हैं। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, कि एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है बेटा, अगर आपकी सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है
और आपने क्वेश्चन आंसर यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे अच्छा खासा प्रैक्टिस किया है, तो उसके साथ साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि किस टाइप के एमसीक्यू आएंगे वो किसी को नहीं पता। इसलिए एमसीक्यू का जो इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मटेरियल है, जो उन्होंने यहाँ पे अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है, उतना कर लेना, और जितना आपको क्वेश्चन बैंक करते आया उतना आपने अच्छे से कर लेना, तो एग्जाम में डेफिनेटली ये बहुत काम आएगा। आईडीटी में यानी स्पेशली मैं जीएसटी में कहूँगा, अगर आउट ऑफ 40 आप टारगेट रखते हो अबव 35, चलो अबव 35 आपको ज्यादा लगता है, तो अबव 30 भी आप अगर आप टारगेट रखते हो तो डेफिनेटली आप टैक्सेशन ये सब्जेक्ट में जहां तक है, यस अबव 70 जा सकते हो, क्योंकि 30 इसमें मिल गए, 40 इनकम टैक्स में मिल गए, वैसे ही 70 हो गया, तो आप जरूर जा सकते हो बेटा। इस तरह से पढ़ो कि आपका टारगेट अबव 70 ही होना चाहिए, उसके नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अबव 70 जाना है। थॉट को कमांड दे दो कि हमें अबव 70 जाना है, दैट्स ऑल। एक बार अगर आपका थॉट वो दिमाग में फिट हो गया ना, तो पूरी कायनात मैं कह रहा हूं, ओके, उस थॉट को सक्सेसफुल कराने में लग जाएगी। तो यस, ओके, तो टैक्सेशन अबव 70, यस मेरे साथ, ओके, सभी मन में एक धारणा कर ले कि टैक्सेशन अबव 70, उसके नीचे हमें सोचना भी नहीं है, ठीक है, यस और नो? ओके, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सोच रहे थे सर अगर हमें अब वो 80 जाना है, तो बेटा वो तो बिल्कुल जा सकते हो, मिनिमम मैं 70 कह रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम डिस्कशन हमारा स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत मैं चार्ट स्टार्ट करने के पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर हम चार्ट पे आएंगे। ओके, बहुत अच्छा चार्ट है जिसकी पीडीएफ कॉपी भी आपको प्रोवाइड की गई है, और जो मेरे रेगुलर बैच में स्टूडेंट्स थे, तो उनको मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी इसकी फिजिकल कॉपी दी है। तो चलिए स्टार्ट करें, यस और नो? हाउस द जोश? रेडी हो आप? यस, तो चलिए बेटा डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले तो मैं हमारे इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में देखिए बेटा, यहाँ पे जीएसटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है मतलब क्या? ओके, इनडायरेक्ट टैक्स है ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आई रिपीट, ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। एंड एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। आपको पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में हो सकता है कि ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। मैं कहूँगा ये पढ़ के चले जाना, अगर क्वेश्चन आया तो मार्क्स मिलने ही चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स इज पेएबल बाय पर्सन कंसर्न, इनडायरेक्ट टैक्स इज पेएबल बाय वन पर्सन, ट्रांसफरेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो है यहाँ पे ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटी लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये जो है गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। नाउ नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स जो है यहाँ जहां तक है इसका कलेक्शन जो है कम है, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा है। डायरेक्ट टैक्स में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज्यादा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में कंपैरेटिवली कम है। और एंटायर बर्डन जो इनडायरेक्ट टैक्स का आता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पे है। दूसरी एक बात जीएसटी के बारे में कह दूं बेटा, और वो है ये बिजनेस टैक्स है, ये बिजनेस टैक्स है। मतलब जनरली अगर आप बिजनेस की डेफिनेशन जो हम आगे देखेंगे, बिजनेस की डेफिनेशन देखो, तो अगर आपकी एक्टिविटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, कम ऑन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, तो ही आपके ऊपर जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नॉट। हाँ, बिजनेस की डेफिनेशन बहुत वाइडर स्कोप में दी है, आगे 9 एक्टिविटीज हम देखेंगे जो बिजनेस के डेफिनेशन में आते हैं। तो जीएसटी एक जो है बेटा बिजनेस टैक्स है। उसके बाद में अगर देखा जाए यहाँ, तो यस, एक मैं फंडा जो हमारे क्लास में मैं यूज करता था कि जीएसटी का फंडा बहुत क्लियर है, तुमको मिला तो हमको भी चाहिए। मतलब ये कि अगर आप फ्री सर्विस देते हो, फ्री गुड्स देते हो और कोई कंसिडरेशन नहीं, तो जीएसटी नहीं आएगा। जीएसटी तभी आएगा जब तो आपको कुछ मिला, यानी कोई बिजनेसमैन को मिला और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मिला, तो फिर तुमको मिला, हमको भी चाहिए। तो यहाँ पे एक बिजनेस टैक्स है। भाई सेकंड एक सवाल आता है दूसरा, क्या सर जीएसटी ये जो है
क्यों लाना पड़ा? तो पहले एक्साइज थे, कस्टम्स था, सर्विस टैक्स था, बहुत सारे अलग-अलग टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज पे थे। वो सभी टैक्सेस को सबस्यूम करके जीएसटी एक यूनिफाइड कोड में लाया गया, एग्जाम पर्पस के हिसाब से। मैं इतना कहूँगा कि वो पूरा हिस्ट्री पढ़ने के बजाय सिर्फ इतना पढ़ के जाना एग्जाम में कि कौन-कौन से टैक्सेस जीएसटी में मर्ज किए गए और कौन-कौन से टैक्सेस मर्ज नहीं किए गए। बस ये 2 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना, ओके। और यहाँ पे जहाँ तक है अ, वो पार्ट को खत्म करना। क्यों? क्योंकि अब आपको एग्जाम के 1 महीने पहले ये समझ में आना चाहिए कि कौन-सा एरिया हमने बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और कौन-सा एरिया फास्ट में पढ़ लेना चाहिए। जैसा इंट्रोडक्शन मॉड्यूल को आपने बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहिए। जितना जल्दी फास्ट में आप पढ़ सको मेन पॉइंट्स उतना इनफ। दूसरा मैं आपको कहूँगा सप्लाई। सप्लाई ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। जब भी कोई क्लास किया होगा तो ये चैप्टर से स्टार्ट किया होगा। तो ये चैप्टर अभी मैं जैसा रिवीजन में बताऊँगा वैसा फटाफट पढ़ लेना। आपने थोड़ा फोकस कहाँ करना, जो आपके जो चैप्टर थोड़े वीक है, जनरली प्रोसीजर चैप्टर्स थोड़े, कि जैसे इनवॉइस चैप्टर हुआ या फिर आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर हुआ, उस पे थोड़ा अच्छा खासा फोकस करना। आईटीसी चैप्टर हुआ, उसके ऊपर अच्छा खासा फोकस करना। मैं रिवाइज करते करते आपको बताऊंगा कि आपका फोकस एग्जाम पर्पस के हिसाब से कहाँ कहाँ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा, ओके, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 246 ए ये अच्छे से पढ़ के जाना। ये जीएसटी लगाने की पावर देता है, आर्टिकल 246 ए। ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 246 ए क्या कहता है कि इंडिया में सभी गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगाया जाएगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब क्या? तो यहाँ पे पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल दैट इज कॉल्ड एज मोटर स्पिरिट और नेचुरल गैस, ये गुड्स पे फिलहाल जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता है तब तक जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इन्हें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, इन्हें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कहा जाता है। ठीक है। तो आर्टिकल 246 ए इन गुड्स को एक्सक्लूड करता है। दूसरा, आर्टिकल 246 ए ये कहता है कि यहाँ पे यस, अगर सप्लाई इंपोर्ट का होगा तो वो सिचुएशन में उसे इंटरस्टेट माना जाएगा और उस पे जीएसटी लगाने का पावर सेंट्रल के पास होगा। तो या कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई हो तो उसके ऊपर जीएसटी लगाने का पावर सेंट्रल के पास होगा थ्रू आईजीएसटी एक्ट, ये आर्टिकल 246 ए कहता है। साथ साथ में मैं और एक आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, आर्टिकल 366(12). इसमें एक जीएसटी की डेफिनेशन दी गई है, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। जीएसटी की डेफिनेशन में कवर उन्होंने कहा है कि सभी गुड्स और सर्विसेज ओके जीएसटी के स्कोप में आएंगे एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हाँ, ये पॉइंट ध्यान रखना कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी ऐसी लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होगी, उसके ऊपर जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन से ही नहीं लगाया जाएगा, वो जीएसटी के स्कोप में ही नहीं आएगा। हाँ, उसके ऊपर एग्जिस्टिंग एक्साइज लगेगा, उसके ऊपर एग्जिस्टिंग वैट लगेगा, पर वो जीएसटी के स्कोप में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है। तो अब देखो, मैं थोड़ा आपको एक बताता हूँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब पेट्रोलियम क्रूड, आपको याद होगा तो पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट कॉल्ड एज पेट्रोल। इन प्रोडक्ट पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, तो इन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी आ सकता है, पर जीएसटी उस दिन से आएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। अब देखते हैं, हम तो चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट आ जाए जीएसटी के स्कोप में, सो दैट प्राइसेस कम होगी। अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल कम रिकमेंड करेगा। लेकिन अल्कोहल पे अगर जीएसटी लाना है तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे नहीं चलेगा। अल्कोहल पे अगर जीएसटी लाना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। कम ऑन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और वो अमेंड करके ही जीएसटी लाना पड़ेगा, तब तक नहीं होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ओके, इन्हें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कहा जाता है। ये हमने 2 मेन आर्टिकल डिस्कस किए। फिर हमने ये देखा कि एक क्वेश्चन जो आपको बेसिक इस पे आ सकता है, जीएसटी काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से पढ़ के जाना कि जीएसटी काउंसिल जो है, इनकी पावर्स क्या-क्या है। तो जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर कैसा है और जीएसटी काउंसिल का पावर क्या है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जीएसटी काउंसिल बेटा एक परिषद बनाएगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल और 28 स्टेट्स, ध्यान से सुनना,
सेंट्रल और 28 स्टेट्स जो है ये साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, प्लस यूनियन टेरिटरीज, यानी ये साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये साथ में मिलकर काम करने के लिए एक परिषद होना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं जीएसटी काउंसिल, जो प्रेसिडेंट के अंडर में बनाई गई, जिसके चेयरपर्सन हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी ओके दीदी निर्मला जी है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे और बाकी सब स्टेट्स के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर या फिर आप कहो तो रेवेन्यू मिनिस्टर इसके मेंबर्स रहेंगे, या स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, इनके काम क्या है, इनके हाँ इस पे सवाल आ सकता है कि ये जीएसटी काउंसिल क्या करता है, क्या रिकमेंडेशन देता है। देखो आपको एक बात बता देता हूँ, जीएसटी में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन नहीं देता है। ओके, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगा कि भाई कौन से टैक्सेस सब्सिडी होने चाहिए जीएसटी में, जो 2017 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। उसके बाद में एग्जम्पशन से रिलेटेड रिकमेंडेशन देगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जम्पशन से रिलेटेड रिकमेंडेशन देगा। जीएसटी के रेट्स क्या होंगे उसके रिलेटेड, ओके बेस रेट क्या होगा, ब्रांड रेट क्या होगा उससे रिलेटेड। जैसे अभी जीएसटी के रेट ब्रॉड सेंस में 5%, 12%, 18% और 28% है, और कुछ गुड्स पे 0.25% और 3% रेट्स भी है। स्पेशली ओके डायमंड्स, ओके गोल्ड ज्वेलरी होगा तो ये रेट स्पेशल रेट्स उनको दिए हैं, ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। उसके बाद में थ्रेशोल्ड्स कितने रखने चाहिए, जैसे अभी थ्रेशोल्ड 3 थ्रेशोल्ड है। ओके, कौन कौन से 3 थ्रेशोल्ड है, अगर आपको याद होगा तो 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, ऐसे 3 थ्रेशोल्ड है जो जीएसटी काउंसिल जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन पे होगा। और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट की ओके लिस्ट जो है आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। कभी कभी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम्पल लोग मणिपुर, आसाम, मेघालय, उत्तराखंड वो प्रॉब्लम में दे देंगे कि भाई ब्रांच मणिपुर में है। अब मणिपुर में है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई मणिपुर है तो यहाँ पे 10 लाख का ही थ्रेशोल्ड लगेगा, कंपोजिशन स्कीम 75 लाख की ही लगेगी। तो वो ये नहीं कहेंगे कि ये भाई ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, लेकिन वो प्रॉब्लम में मणिपुर डाल देंगे। यानी वो स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं, ओके उनको पता होना चाहिए कि ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ लिस्ट है, तो ये इसमें ये स्टेट आते हैं, तो वो एक एरिया जो है आपने लर्न करके जाना। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब उसके बाद में बेटा यहाँ पे ये हमने जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड देखा। फिर हम अगर बात करें तो क्रेडिट, ओके आईटीसी क्रेडिट का एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन चैप्टर में लिया था या आपने पढ़ा होगा। ओके, आईटीसी क्रेडिट जीएसटी में कैसे मिलेंगे बेटा, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपकी रिवीजन हो, और पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको जितना मोटिवेट कर सकूं उतना मैं कोशिश करूंगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने क्या पढ़ना चाहिए मैं वो आपको बताऊंगा, सो दैट ये रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है, यस और नो, बोलिए यस। यस बेटा, तो आईटीसी क्रेडिट की अगर हम बात करें तो देखो, दो वर्ड्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। कौन से दो वर्ड्स, एक है इनवर्ट सप्लाई, एक है बेटा इनवर्ट सप्लाई, और दूसरा है आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई, अब आपको जो है इनवर्ट सप्लाई का क्रेडिट आउटवर्ड सप्लाई के इसमें यूज करने मिलता है। सबसे पहले जो है ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको इनवर्ट सप्लाई आईजीएसटी लेना है। मतलब आपने जो भी परचेसेस की है या जो भी गुड्स रिसीव हुए हैं, आई रिपीट जो भी परचेसेस की है, जस्ट मिनट बेटा, हाँ यस, जो भी परचेसेस की है, आपने इंटरस्टेट परचेस की होगी तो आईजीएसटी लग के आया होगा, या आपको गुड्स रिसीव हुआ है और इंटरस्टेट रिसीव हुआ है, सर्विस रिसीव हुई है तो आईजीएसटी लग के आया होगा। दूसरा सीजीएसटी लग के आया होगा आपके ऊपर, और तीसरा एसजीएसटी लग के आया होगा। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, ख्याल रहे, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब एसजीएसटी और यूटीजीएसटी अगर आपका स्टेट है तो एसजीएसटी यूज होता है, और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी यूज होता है। पर अब पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक बात और याद आ गई, और बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ओके, बात क्या है, अगर आपको याद होगा, वैसे मैं आगे बताऊंगा ही आपको, और ये बिल्कुल इस बार आप आने वाले मे अटेम्प्ट के लिए अच्छे से पढ़ के जाना है। और वो क्या, देखो बेटा, इंडिया में यहाँ पे, जस्ट मिनट, हाँ
अगर आप देखोगे तो इंडिया का स्ट्रक्चर डिवाइडेड स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है। और अगर हम बात करें तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड यूटी। ओके, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी और यूटी। स्टेट का मतलब ऐसी यूटी, यूनियन टेरिटरी जहां स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। ऐसे 28 स्टेट्स है जहां स्टेट लेजिस्लेचर है। जैसे आप एग्जांपल लो, गुजरात है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, जहां स्टेट लेजिस्लेचर है, जहां असेंबली चलती है, विधानसभा है। तो इस यहाँ एसजीएसटी लॉ एप्लीकेबल होगा। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उस ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी लगेगा और उस ट्रांजैक्शन पे एसजीएसटी लगेगा। ओके, अगर वो ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है, वो ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है, तो ऐसे केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। दूसरा बेटा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट है जहां मिक्स पावर है, यानी स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी यानी क्या? यूनियन टेरिटरी मतलब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ध्यान सुनना। यूनियन टेरिटरी मतलब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, यानी वहां पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में तो हमने बैच में पढ़ा था, और डोंट एक्सपेक्ट कि हमने जो बैच में पढ़ा था मैं पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, बस ये शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ। अब इंडिया में यहाँ पे 3 ऐसे स्टेट और स्टेट है जहां सेंट्रल की भी पावर चलती है, यानी वो मिक्स है, यानी वो मिक्स पावर में चलता है। एक है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, दूसरा है बेटा पुडुचेरी, एंड तीसरा अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर बना है। तो ये ऐसे 3 स्टेट है जहां स्टेट असेंबली भी है, जहां स्टेट असेंबली भी है और सेंट्रल की भी पावर चलती है, मिक्स पावर चलती है। लेकिन जीएसटी लॉ ये कहता है कि अगर क्यों ना वो यूनियन टेरिटरी का भी पार्ट होगा, क्यों ना वहां सेंट्रल की पावर भी चलती होगी, क्यों ना वो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर भी होगी, लेकिन जीएसटी लॉ ये कहता है कि अगर यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर है, ओके, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर है, तो ये जीएसटी के लिए स्टेट ही माना जाएगा, जीएसटी के लिए स्टेट ही माना जाएगा। और यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, यहाँ यूटी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ओके, ये लर्न करके जाना फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 केस में यहाँ पे यूटी जीएसटी नहीं। अगर दिल्ली के अंदर इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन होता है, यानी विद इन दिल्ली होता है, विद इन पुडुचेरी होता है, विद इन जम्मू एंड कश्मीर होगा, तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। दूसरा बेटा, अगर मैं कहूं तो यस, यूनियन टेरिटरी सेंट्रल जो है, तो यूनियन टेरिटरी, जो भी यूनियन टेरिटरी डिफाइन है, जैसे आप नोट्स में पढ़ोगे तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उसके बाद में दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। हाँ, ये अमेंडमेंट है आपके अटेम्प्ट की कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये अब कंबाइन हो गया, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे। तो उसके बाद में चंडीगढ़ और लद्दाख, लद्दाख ऐड हुआ है। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है बेटा, तो ये यूनियन टेरिटरी पे यहाँ पे अगर विद इन दैट यूनियन टेरिटरी ट्रांजेक्शन होता है, तो ऐसे केस में यहाँ पे सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगता है। कम ऑन, सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगता है। तो ये 50% लगेगा और ये 50% लगेगा। ओके, ये 50-50% लगेगा। अब नेक्स्ट सवाल आपका ये आ सकता है, और नेक्स्ट सवाल ये कि सर अगर ये सेंट्रल के ही कंट्रोल में है, तो ऐसे केस में सीजीएसटी भी सेंट्रल का है और यूटीजीएसटी भी सेंट्रल का है, तो फिर यहाँ सर एक ही क्यों नहीं लगा देते सीजीएसटी? नहीं बेटा, एक नहीं लगा सकते, क्योंकि यूटीजीएसटी का पैसा जो कलेक्ट हो रहा है, क्यों ना सेंट्रल कलेक्ट करे, लेकिन वो पैसा उसी यूनियन टेरिटरी के लिए यूज किया जाता है, और सीजीएसटी का पैसा पूरे इंडिया का फंड होता है, इसलिए वहां पे यूटीजीएसटी अलग से लगता है। तो चलो इस डिस्कशन पे हम आए, और इस डिस्कशन पे आने के बाद देखो यहाँ पे आईजीएसटी आपके इनवर्ट सप्लाई पे आया, सीजीएसटी आपके इनवर्ट सप्लाई पे आया, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी आया। तो आईजीएसटी का क्रेडिट आपकी इनवर्ट सप्लाई का आपको आईटीसी मिलता है, और वो आप आउटवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी लगता है उसके लिए आप यूज करते हो। तो आउटवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स लगेगा उसके लिए यूज कर सकते हो। अब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, सबसे पहले आप जब भी क्रेडिट यूज करोगे तो वो क्रेडिट आईजीएसटी का यूज करोगे, ठीक है?
आईजीएसटी का यूज करोगे, यानी आईजीएसटी का क्रेडिट यहाँ पे ओके पहले, और आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज करोगे, फर्स्ट आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज करोगे। अब आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज करने के बाद अगर बैलेंस बाकी होगा, सुनना, आईजीएसटी के पेमेंट के यूज करने के बाद अगर बैलेंस बाकी होगा तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो। अब लॉ ये कहता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए जब आप यूज कर रहे हो तो फिर कोई भी रेशियो में यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आईजीएसटी का 200 रुपए का क्रेडिट पड़ा था और इस मंथ में आपका आउटपुट टैक्स पेबल आईजीएसटी 100 रुपए है, ओके, और सीजीएसटी आपका 50 रुपए है, एसजीएसटी आपका 50 रुपए है पेबल, ठीक है। तो अब सबसे पहले 200 में से आप जो है इसके लिए 100 रुपए यूज कर लोगे, ओके, इसके लिए यूज कर लोगे। अब बचा कितना बैलेंस आपके पास, तो आपके पास बैलेंस बचा 100 रुपए, ओके। अब ये 100 रुपए जो है अब आप किसके लिए यूज कर सकते हो, तो आप सीजीएसटी के लिए भी यूज कर सकते हो, एसजीएसटी के लिए भी यूज कर सकते हो, ओके। तो आप कोई भी रेशियो में यूज कर सकते हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 50-50 यूज कर रहे हो क्योंकि 50-50 की जरूरत है एग्जाम। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई सीजीएसटी 70 है, ओके 70 है, और ये एसजीएसटी आपका पेबल 30 है, तो आप 70 पूरा सीजीएसटी के लिए बचा हुआ एसजीएसटी के लिए, या फिर आप जो है यहाँ पे मैं ये कहूँ तो 50-50 भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ हर स्टूडेंट का आंसर चेंज होगा क्योंकि वो कोई भी रेशियो में यूज कर सकता है, फुल्ली सीजीएसटी में, फुल्ली एसजीएसटी में, या 50-50%, 70-30%, 10-90%, कोई भी रेशियो में यूज कर सकता है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड, लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि आईजीएसटी पे, ध्यान सुनना, आईजीएसटी पे आपने क्रेडिट पूरा यूज करने के बाद, यानी आईजीएसटी पूरा एग्जॉस्ट करने के बाद आप आ जाइए सीजीएसटी के क्रेडिट पे, बाद में सीजीएसटी के क्रेडिट पे आ जाए। तो एक बार एक सवाल पूछे, क्या आईजीएसटी पूरा यूज हो गया, हाँ पूरा यूज हो गया, तो फिर आ जाइए सीजीएसटी पे। सीजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी में यूज करोगे, यानी सीजीएसटी का अगर सीजीएसटी होगा तो उसमें यूज करोगे, और आईजीएसटी में यूज करोगे, ओके, यानी आईजीएसटी में भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन सीजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी में, या सीजीएसटी का क्रेडिट आप यूटीजीएसटी में यूज नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो ये क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। दूसरा, एसजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी में या यूटीजीएसटी में, ओके, यूटीजीएसटी का क्रेडिट यूटीजीएसटी में यूज कर सकते हो। और दूसरा आईजीएसटी, यानी आईजीएसटी ओपन है, आईजीएसटी अपना क्रेडिट दूसरों को देता है तो दूसरों का क्रेडिट भी ले लेता है, ओके, दूसरों का क्रेडिट भी ले लेता है, तो आईजीएसटी ओपन है, ओके। यहाँ पे क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आगे बढ़ूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, समझ लो, ओके, मैं आईजीएसटी हूँ, माय मदर सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, और माय वाइफ जो है ओके एसजीएसटी स्टेट जीएसटी। तो क्या है मैं आईजीएसटी हूँ, ओके, हम तीनों खाना खा रहे हैं, मेरी मदर, मैं और मेरी वाइफ, ठीक है। तो मेरी मदर जो है मुझे खाना खिला सकती है, ओके, मैं आईजीएसटी हूँ, मेरी मदर यानी सीजीएसटी, ओके। तो ख्याल रहे, सीजीएसटी मेरी मदर है, मैं आईजीएसटी हूँ, इंटीग्रेटेड हूँ दोनों के बीच में, और मेरी मदर और मेरी वाइफ का नहीं जमता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी जो है, मेरी मदर खुद खाना खाएगी, मतलब सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में, और मेरी मदर मुझे भी प्यार से खाना खिलाएगी, सीजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में, ओके। मेरी वाइफ, ओके, मेरी वाइफ खुद भी खाना खाएगी तो एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में, और मुझे भी खाना खिलाएगी आईजीएसटी में, हम दोनों में यूज कर सकते हैं। और मैं दोनों को खाना खिलाऊंगा, मेरे मदर को प्यार से खिलाऊंगा, यानी मैं आईजीएसटी, ओके, पहले मैं खाना खाऊंगा, हाँ, पर ख्याल रहे आईजीएसटी में पहले मैं खाना खाऊंगा, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी दो, ओके, ये कोई भी प्रोपोर्शन में मैं यहाँ खाना खिलाऊंगा, जिससे ज्यादा प्यार है उसको खिलाऊंगा, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे मदर से ज्यादा प्यार है एग्जाम्पल लेना। तो यहाँ पे पर माय मदर एंड माय वाइफ वो दोनों एक में को खाना नहीं खिलाएगी। इन सिंपल वर्ड, सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में नहीं, और एसजीएसटी यूटीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों की बिल्कुल नहीं जमती है, तो क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने एग्जाम्पल जो है इमेजिन किया होगा मेरे साथ। ओके, मैं दोनों आईजीएसटी में दोनों को खाना खिला रहा हूँ, पर पहले मैं खा रहा हूँ फिर दोनों को खिला रहा हूँ। ओके, सीजीएसटी मुझे आईजीएसटी में एडजस्ट, एसजीएसटी आईजीएसटी में एडजस्ट, लेकिन क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। एक सवाल है, एक सवाल ये कि सर एसजीएसटी का क्रेडिट
यूटीजीएसटी में मिलता है क्या, या यूटीजीएसटी का क्रेडिट ओके एसजीएसटी में मिलता है क्या? नहीं बेटा। ओके एसजीएसटी और यूटीजीएसटी भी एक में नहीं होते, और ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं है ओके कि एसजीएसटी, क्योंकि एसजीएसटी स्टेट में लगता है, यूनियन टेरिटरी टैक्स यूटीजीएसटी वहां लगता है। तो इन दोनों के क्रॉस क्रेडिट का सवाल आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है, अब मैं यहाँ रिवीजन में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन समझ लो नहीं आता है। और अगर आ गया तो इसके क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। ठीक है, मतलब मैं जो यहाँ एसजीएसटी यूटीजीएसटी ले रहा हूँ, एचजीएसटी का क्रेडिट एचजीएसटी में, यूटीजीएसटी का क्रेडिट यूटीजीएसटी में, और दोनों भी आईजीएसटी में अलाउड होंगे। तो ये हमने पूरा कंसेप्ट देखा क्रेडिट एलोकेशन। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपके सामने पूरा कंसेप्ट दिया गया कि ये आउटपुट टैक्स है, ये परचेसेस की, ये इनपुट टैक्स है, तो आपका टेबल कैसे होना चाहिए बेटा? आपका टेबल ध्यान से सुनना। ओके, स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल, स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल, आपका टेबल, इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करना। स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल, तो आपने पर्टिकुलर्स, ये टेबल ध्यान से देखो, पर्टिकुलर्स आईजीएसटी, पहले आईजीएसटी लेना, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। ओके, पहले आईजीएसटी, ओके, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, इस तरह से आपने टेबल लेना है। ठीक है, कोशिश करना कि पहला कॉलम आईजीएसटी, इसका बहुत रिलेवेंस है, आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, आउटपुट टैक्स पेबल, आउटपुट टैक्स पेबल, कभी कभी आपका हो सकता है ओपनिंग बैलेंस भी दिया, मैं ओपनिंग बैलेंस लेता हूँ, जस्ट आपके नॉलेज के लिए ले लेना। ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस आपका आईजीएसटी का 50,000 है। ओके, जो लास्ट मंथ का कैरी फॉरवर्ड हुआ है, सीजीएसटी का 30,000 रुपए है, और एसजीएसटी का 20,000 रुपए है। ये लास्ट मंथ का कैरी फॉरवर्ड हुआ। फिर इस मंथ का आपने जो टैक्स पेबल है ऑन योर सेल्स, यानी आउटपुट टैक्स पेबल, आउटपुट टैक्स पेबल। ओके, स्पेलिंग वगैरह मत देखना मेरे, मैं ओके रिवीजन ले रहा हूँ तो मेरी स्पीड रहेगी। ठीक है, और मेरी लैंग्वेज बिल्कुल लिखने का तरीका डॉक्टर जैसा है, अपने आप को नहीं समझता मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स पेबल, तो आउटपुट टैक्स पेबल यहाँ पे ये 20,000 रुपए है। ओके, सीजीएसटी 10,000 रुपए है, और एसजीएसटी इस मंथ में 10,000 रुपए है। तो टोटल लाइब, ओके मेरे पास, सॉरी 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 सॉरी, मेरे से एक गलती होगी, ओपनिंग बैलेंस यहाँ नहीं लूंगा, आउटपुट टैक्स पेबल। ठीक है, मेरा आउटपुट टैक्स पेबल जो है 20,000, 10,000 और 10,000 है। ओके, तो मैंने पहले आईजीएसटी ले लिया, फिर सीजीएसटी ले लिया, फिर एसजीएसटी ले लिया। ओके, लेस अब आपका क्या होना चाहिए, लेस आईटीसी। ओके, अब आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ चाहिए, आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस ले लो। तो आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस आपके पास 50,000 रुपए था, ये जो है आपके पास ओके 10,000 रुपए था, सॉरी ये 30,000 रुपए था, और ये 20,000 रुपए था। अब देखो, मैं ये कहूंगा कि ये एक ही टेबल में मत लेना, जो भी आईटीसी कलेक्ट करोगे आईटीसी का टेबल अलग बना लेना। मतलब क्या, मतलब ये ओके, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ख्याल रखना कि आईटीसी, तो नेट आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल, इसका टेबल ही अलग से बनाना, कोशिश यही करना कि आईटीसी का टेबल अलग से बने। अब इसमें आपने फिर ये जो आईटीसी ले रहे हैं, इसका आईटीसी का प्रॉपरली टेबल बनाना, जिसमें आपका पर्टिकुलर्स, ओके पर्टिकुलर्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये आपका कवर होना चाहिए। आई रिपीट, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये कवर होना चाहिए, जिसमें आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस। ओके, अब ये आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस जो भी आपका होगा 50,000 रुपए, ओके 30,000 रुपए, और ये 20,000 रुपए। फिर आपने जो भी परचेसेस की होगी, अब आपने गुड्स की परचेसेस की होगी, सर्विसेज की परचेसेस की होगी, तो जिसके एलिजिबल क्रेडिट है, ओके एक्सक्लूडिंग ब्लॉक क्रेडिट, वो क्रेडिट लेना। समझ लो इस बार आपके 10,000 रुपए, ओके 5,000 रुपए, और इस मंथ के 5,000 रुपए, टोटल आपके पास क्रेडिट जमा हुआ 60,000 रुपीज। उसके बाद में 35,000 रुपीज और 25,000 रुपीज, ये आपके पास क्रेडिट जमा हो गया, ये आपके क्रेडिट हुए। फिर हमारे मेन टेबल में आना, यहाँ लिखना लेस आईटीसी, लेस आईटीसी। ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है अगर आप ध्यान से देखो तो। और इनर कॉलम में आपके पास आईजीएसटी का टोटल कितना है बेटा, 60,000 है, आईजीएसटी का 60,000 है। ठीक है, सीजीएसटी का कितना है आपके पास, तो सीजीएसटी का आपके पास 35,000 है, समझ लो 35,000। और एसजीएसटी का कितना है, तो एसजीएसटी का आपके पास क्रेडिट 25,000 पड़ा हुआ है। ठीक है, 25,000। अब क्रेडिट यूज करना चालू करो। ये आपका आउटपुट टैक्स है, ये आपका इनपुट टैक्स है, ध्यान सुनना, ये आपका आउटपुट टैक्स है और ये आपका इनपुट टैक्स है। तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में यूज करना। तो आपने पहले आईजीएसटी में यूज कर लिया, तो आपको 20,000 की जरूरत थी। ओके,
तो आपने यूज कर लिया पहले आईजीएसटी में, फिर पहले आईजीएसटी को खत्म करना, फिर आईजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी में, तो आप कोई भी रेशियो में यूज कर सकते हो। तो आपके पास सफिशिएंट क्रेडिट है तो आपने पूरा ले लिया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, उसके बाद भी आपके पास बैलेंस बचा। ओके, पूरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। फिर सीजीएसटी, अब आईजीएसटी ही एग्जॉस्ट नहीं हुआ तो सीजीएसटी और एसजीएसटी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, और वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये डैश 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 हो गया, तो आपका लाइबिलिटी नील आया और कैरी फॉरवर्ड आएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। हो सकता है कि यहाँ पे अब ये 20,000 की जगह 2 लाख हो जाए, ये 1 लाख हो जाए, तो फिर आपका कैलकुलेशन बदल जाएगा। ओके, अब समझ लो मैंने 2 लाख और 1 लाख यहाँ पे कर दिया, तो अब आपका क्या होगा, अब यहाँ पे कहो क्या, तो आईजीएसटी 60,000 पूरा इसमें यूज हो जाएगा। अगर आप देखते हो तो आईजीएसटी 60,000 पूरा यूज हो जाएगा। ओके, इसके लिए बैलेंस ही नहीं बचा। 35,000 इधर सीजीएसटी में यूज हो जाएगा। ओके, हाँ, अब सीजीएसटी का क्रेडिट मैं सीजीएसटी में और आईजीएसटी में ले सकता हूँ, पर आईजीएसटी में यहाँ पे मेरे पास बैलेंस ही नहीं है, और एसजीएसटी में नहीं ले सकता हूँ, और एसजीएसटी का क्रेडिट मैं यहाँ पे एसजीएसटी में लूंगा। ओके, इसके लिए नहीं ले सकता, और आईजीएसटी के लिए बैलेंस ही नहीं है, और नेट लायबिलिटी आपको निकालना पड़ेगा। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेरा पूरा फोकस ये है कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो और आपको क्रेडिट कैलकुलेट करना है, नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो आईटीसी का टेबल अलग से बना लेना, क्रेडिट जमा कर लेना, और फिर ये टेबल में लाना, और हमारा यहाँ पे जो है आईटीसी टेबल यूज करना है। ठीक है, यस और नो, आया कि नहीं आया आपके समझ में? यस बेटा, यस पंकज जी, स्टूडेंट का क्या कहना है, आ रहा है समझ में? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये फॉर्मेटिंग पे आपने जरूर ध्यान देना, तो आपको बहुत काम आएगा इस फॉर्मेटिंग पे। चलो, चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है, प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंसिपल क्या है जीएसटी के। ओके, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी क्या है, हाँ ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। प्रिंसिपल और बेनिफिट ऑफ जीएसटी, उस पे भी सवाल आ सकता है। प्रिंसिपल है कि ये वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी जीएसटी भी ओनली ऑन वैल्यू एडिशन लगता है। दूसरा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए ट्रांसफर होता है फ्रॉम 1% टू, एक मिनट, साइड से कैमरे के साथ, एक दूसरे कप में लेके आ जा, दूसरे कप में लेके आ जा, ठीक है। चाय आई है बेटा चलो, आज मुझे थोड़ा बहुत कोल्ड है तो मैं कंटिन्यूस चाय पी रहा हूँ, पर तबीयत ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जहां बर्डन ट्रांसफरेबल है फ्रॉम 1% टू अनदर। तीसरा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब बेटा ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है, जो डेस्टिनेशन पे ट्रांजैक्शन होगा उस डेस्टिनेशन, वो डेस्टिनेशन की गवर्नमेंट पैसा लेगी। समझ लो, ओके, स्टेट ऑफ यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आप जहाँ के भी होगे बेटा, तो एग्जाम्पल लो कि आप महाराष्ट्र में हो, एग्जाम्पल लेता हूं कि आप महाराष्ट्र में हो। अगर ट्रांजैक्शन आपका सप्लायर और रिसिपिएंट महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, और ट्रांजैक्शन इंट्रा हुआ है, सुनिएगा, ट्रांजैक्शन इंट्रा हुआ है, तो ये कहाँ ट्रांजैक्शन हुआ है, महाराष्ट्र डेस्टिनेशन में हुआ है, तो इसका सीजीएसटी तो सेंट्रल को जाएगा 50%, और एसजीएसटी जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होगा, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होगा। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र से गुजरात में हुआ, अगर ओके, ट्रांजैक्शन लेते हैं महाराष्ट्र से गुजरात में हुआ, अगर ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र से गुजरात में हुआ बेटा, सप्लायर महाराष्ट्र का है, सप्लायर बेटा महाराष्ट्र का है, रिसिपिएंट गुजरात का है, तो यहां लगता है आईजीएसटी। अब एक बात बता दूं, आपके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि आईजीएसटी स्प्लिट होके नहीं लगता है, आईजीएसटी फुल रेट से लगता है। कमॉन कमॉन कमॉन, ये आपको पता होना चाहिए, आईजीएसटी बेटा फुल रेट से लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका जीएसटी रेट 12% होगा, 18% होगा, ओके, या 28% होगा, जो भी फुल रेट से लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी वैल्यू जो है 1 लाख रुपए होगी और आईजीएसटी लग रहा है, और तो फुल रेट से
@18%, यानी 18,000 रुपए पूरा IGST लगेगा। ये तो आपको पता है। अब बेटा ये 18,000 रुपए जब गवर्नमेंट को पे होगा तो गवर्नमेंट इसको डिवाइड करेगी, क्योंकि ये 18,000 रुपए जाएगा तो सेंट्रल के पास, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिवाइड करेगी 50%, इसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और 50% स्टेट को देगी, सेंट्रल और दूसरा स्टेट को देगी। सवाल ये है कि जो नेक्स्ट 50% स्टेट को दिया जाएगा वो कौन से स्टेट को दिया जाएगा? क्यों? क्योंकि सेल तो महाराष्ट्र से हुआ, गुड्स रिसीव गुजरात में हुआ, तो ऐसे केस में कौन सी गवर्नमेंट को ओके ये दिया जाएगा? तो ऐसे केस में बेटा यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने की वजह से ये जो 18,000 का 50% है, ओके, ये जहां तक दिया जाएगा वो गुजरात गवर्नमेंट को, कि गुड्स या सर्विस का अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ओके, गुड्स और सर्विस का अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो गुजरात है, तो गुजरात होने की वजह से यहाँ पे वो गुजरात डेस्टिनेशन को दिया जाएगा। अब वो आपको एग्जाम में नहीं करना है और इंटर लेवल पे तो बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस इतना है कि IGST फुल रेट से लगता है। क्लियर? यस और नो? जोर से बोलिए हाँ सर। ओके, हाउस द जोश, बोलिए यस सर। तो यहाँ पे यस हाय सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो हमने आया प्रिंसिपल, ये ओके, GST का प्रिंसिपल है कि वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यहाँ ITC का ओके, यस, जो टैक्स लगा उसका ITC आप ले सकते हो, ओके, रिसिपिएंट उसका ITC ले सकते हो। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये पहले इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। एक बार फिर से आपको, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। कुछ गुड्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर GST भी लगता है और जिसके ऊपर यहाँ पे वैट या एक्साइज भी लगता है। जैसे मैं लूंगा टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, ये गुड्स पे, या ध्यान सुनिएगा, ये गुड्स पे GST भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज लगती है। ये गुड्स पे GST भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज लगता है। ठीक है, तो हम अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे, GST सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज और वैट, अगर हम बात करें तो ये अच्छे से पढ़ के जाना आपने। ओके, टोबैको टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट पे GST लगता है। GST मतलब अगर इंट्रा स्टेट होगा तो CGST और HGST लगेगा, इंटर स्टेट होगा तो IGST लगेगा, और सेंट्रल एक्साइज भी लगता है, सेंट्रल एक्साइज भी लगता है, स्टेट एक्साइज और वैट नहीं लगता है। यानी टोबैको ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके ऊपर सेंट्रल स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और GST भी लगता है। दूसरा नेक्स्ट बेटा मैं अगर आपको बताऊं तो ओपीएम मतलब नार्कोटिक्स वगैरह, ओपीएम एंड नार्कोटिक्स वगैरह, अगर हम बात ओपीएम नार्कोटिक्स की करें तो GST भी लगता है और स्टेट एक्साइज लगता है, सेंट्रल एक्साइज नहीं और वैट भी नहीं। ओके, GST और स्टेट एक्साइज लगता है, ओपीएम और नार्कोटिक्स होगा तो इसके ऊपर। उसके बाद में अगर हम बात करें अल्कोहल की बेटा, तो अल्कोहल पे तो GST लगेगा ही नहीं, वो क्योंकि वो GST के स्कोप में ही नहीं है। तो एक्साइज, सॉरी, अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज लगेगा, स्टेट एक्साइज और वैट लगेगा अल्कोहल पे। ये नो डाउट आपने जब रेगुलर क्लास किया होगा तो आपकी टीचर ने या मैंने तो आपको डिटेल में पढ़ाया ही है, इसके बारे में हमारा अच्छा खासा डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, अल्कोहल होगा। और फिलहाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब वो 5 प्रोडक्ट, कौन से 5 प्रोडक्ट? पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसके हम कहते हैं पेट्रोल, और लास्ट में जहां तक हम कहेंगे नेचुरल गैस। तो ये पेट्रोलियम 5 प्रोडक्ट जो है बेटा, हाँ, पेट्रोलियम 5 प्रोडक्ट, ख्याल रहे, पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर GST नहीं लगेगा, पर सेंट्रल एक्साइज लगेगी और वैट या CST लगेगा। ओके, ख्याल रहे, एक बार पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। टोबैको प्रोडक्ट होगा तो GST और सेंट्रल एक्साइज लगेगा, स्टेट एक्साइज नहीं, वैट नहीं। ओके, दूसरा ओपियम और नार्कोटिक्स होगा तो यानी चरस गांजा या यहाँ पे नार्कोटिक्स प्रोडक्ट हो गए तो GST और स्टेट एक्साइज लगेगा। तीसरा बेटा यहाँ पे अल्कोहल होगा तो वो GST के स्कोप में नहीं है, उसके ऊपर स्टेट एक्साइज और वैट CST लगेंगे। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज और वैट CST लगेंगे। ओके, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, मैं इससे ज्यादा डीप में तो नहीं जा सकता हूँ। ठीक है,
ठीक है, चलो। अब मैं वापस अपने डिस्कशन पे आता हूँ। तो ये एक डिस्कशन बहुत अच्छा था जो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब बेटा जहाँ तक है ख्याल रहे, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड हुआ। नेक्स्ट में आऊँगा जो एक स्पेशल डिस्कशन आपके साथ करना है, जो अमेंडमेंट है, और इस बार वो अमेंडमेंट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हाँ, ये अमेंडमेंट क्या है? इसके ऊपर सवाल आ सकता है। यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन, बिफोर अमेंडमेंट और आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुई? यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन देखो। अमेंडमेंट के पहले हमारी यूनियन टेरिटरी थी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी। अदर में अभी फिलहाल कुछ नहीं है, पर क्या रहे, दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये अलग था। फिर क्या हुआ? ओके, आपको याद है तो आर्टिकल 370 हटाया गया। जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट बनाया गया आर्टिकल 370 हटा के। और जो पहले जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख ये एक स्टेट था, इसको अलग अलग कर दिया गया। तो अब क्या हुआ आपको बताता हूँ। अब ये हुआ कि यूनियन टेरिटरी जो है जीएसटी के हिसाब से क्या क्या रहेगी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, जो ये दो अलग, दो सेपरेट यूनियन
हेलो, बेटा आवाज क्लियर आ रही है? सर एम आई ऑडिबल? यस यस हेलो यस यस। सर, आपकी आवाज भी आ रही है, आपकी स्क्रीन भी दिख रही है सर। आपको मैंने कोर्स बना दिया है। ठीक है, और सर अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, मैं चैट आपको पर्सनल चैट पे मेरा नंबर डालता हूँ। मैं व्रत चौकसी फ्रॉम अहमदाबाद विकास। आप ठीक कुछ है भी हो बेटा। तो मेरे को बोल देना, है ना सर? हाँ, यस यस। डन सर। ओके सर, कैरी ऑन। Sir, can we start? यस। Okay, sir. All set, sir. Okay. हाँ, तो यस बेटा, बहुत जोरों से बारिश हो रही है पुणे में, और ये पहली पहली बारिश है, तो मैं आपके साथ रिवीजन ले रहा हूँ, लेकिन पहली पहली बारिश का मज़ा ही अलग है। तो चलिए, बहुत जोरों से बारिश होने की वजह से पावर कट हो गया था बीच में, तो हो सकता है कि इन बिटवीन वापस से एक ऐसे 5 मिनट का ब्रेक आ जाए, क्योंकि वापस से पावर आएगी। यहाँ यूपीएस भी है, इन्वर्टर भी है, पर आई डोंट नो यूपीएस ने सडनली छोड़ दिया। बैकअप तो है, लेकिन अगर हमारा फिर से डिस्टर्ब हुआ तो एकदम पैनिक मत हो जाना, 5 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा और हम फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों? यस। हाउस द जोश? बोलिए हाय सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या, पहले दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये जो था ये 2 सेपरेट यूटी थी, और अब फिर मोदी जी ने ये सोचा कि ये दोनों सेपरेट यूटी की क्या जरूरत है, क्योंकि जितनी ज्यादा यूनियन टेरिटरीज वहां उतना एडमिनिस्ट्रेशन अलग से करना पड़ता है, वहां का गवर्नर अलग से अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको एक ही यूटी कर दिया गया और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ऐड कर दिया गया। ये 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसे मैं बताता हूँ, बिफोर और अमेंडमेंट के बाद क्या इम्पैक्ट हुए, छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये, जैसे पहले पहले जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट था। अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट होने की वजह से, अगर एग्जाम्पल लो आपका, एक सिंपल एग्जाम्पल लो कि समझ लो लद्दाख है और ये एक ही स्टेट है, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर को मिक्स इसमें डाल दिया। मिक्स मतलब जहां स्टेट लेजिस्लेचर भी है और यूनियन टेरिटरी भी है, इसलिए जीएसटी के हिसाब से इसको स्टेट देखा जाएगा क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर है, और लद्दाख यूटी में डाल दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों का ब्रेकअप कर दिया। इसलिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, पहले अगर सप्लायर, सुनिए ध्यान से, पहले अगर सप्लायर जम्मू एंड कश्मीर में है और रिसिपिएंट लद्दाख में था, तो ये अमेंडमेंट होने के पहले इंट्रा स्टेट माना जाता था। सुनो, क्योंकि दोनों का स्टेट एक ही था, तो इसे इंट्रा स्टेट माना जाता था। अगर आपकी जम्मू एंड कश्मीर में ब्रांच है और लद्दाख में ब्रांच है, तो वो एक ही स्टेट में ब्रांच मानी जाती थी और सिंगल रजिस्ट्रेशन माना जाता था, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन माना जाता था, सीजीएसटी और एचजीएसटी लगता था। लेकिन आज दोनों डिवाइड हो गए, दोनों डिवाइड हो गए, एक स्टेट कम यूटी बन गया और एक यूटी बन गया। तो अब अगर कोई सप्लायर जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख में सेल करता है, तो बेटा अब जो है ये इंट्रा नहीं माना जाएगा, ये बेटा अब जो है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख अलग हो गया, तो ये जो है इंटरस्टेट माना जाएगा और ये आईजीएसटी के स्कोप में आएगा। और
अगर आपकी 2 ब्रांचेस है, एक जम्मू एंड कश्मीर में है और एक लद्दाख में है, पहले एक ही स्टेट में होने की वजह से सिंगल रजिस्ट्रेशन था। सुनो, पहले एक ही स्टेट में होने की वजह से सिंगल रजिस्ट्रेशन था, पर अब 2 अलग-अलग हो गए, 2 अलग-अलग हो गए, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। और अगर स्टॉक ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। ओके, तो ये इस पे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहले ब्रांच जम्मू एंड कश्मीर थी, अब लद्दाख में है और वहां सप्लाई किया गया, स्टॉक ट्रांसफर किया गया, तो अब सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आपको इस ये आईजीएसटी का ट्रांजैक्शन माना जाएगा और आपका स्टॉक ट्रांसफर भी होगा।